सो जो टॉपिक अपना स्टार्ट होने वाला है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। क्या टॉपिक है जी? मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ज़बरदस्त। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ पे भी लगता है, और इससे मिले जुले सवाल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हर जगह लगते हैं, कॉम्पिटिटिव में हर जगह लगता है, ठीक है। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, मान लीजिए जब आप ये फिजिक्स में स्टार्टिंग में भी पढ़ते हो चीज़ें, जब आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हो तो आप देखते हो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। उनमें से एक एसआई यूनिट मोल भी होता है, और वो होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस का। जहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ते हो, दैट इज टेम्परेचर पढ़ लेते हो, लेंथ पढ़ लेते हो, वहाँ पे उन 7 बेसिक एसआई यूनिट में से एक एसआई यूनिट मोल भी होता है। क्या हो जाता है? मोल हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अच्छा, तो पहली बात मोल के बारे में एक, सर मोल इज अमंग 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। ये भी एक एसआई यूनिट है, कुल मिला के क्वांटिटी है, कुल मिला के क्वांटिटी है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो पहली बात, इट इज़ नथिंग बट एसआई यूनिट, एसआई ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है ना। अच्छा, जिस सबस्टांस की हम बात करने वाले हैं सर, वो बेसिकली हैं आपके पास बहुत स्मॉल एंटिटीज, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, उनकी हम बात करने वाले हैं। सो मोल इज एसआई यूनिट, मोल इज ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है। सर मोल इज नथिंग बट अ क्वांटिटी, मोल इज नथिंग बट अ क्वांटिटी, okay, it is a quantity, it is a that measures amount of substance, it is a quantity that measures, complete concept clear करवा दूंगा, ध्यान से देखते रहना। it is a quantity that measures amount of substance, amount of substance। अब देखते रहना ध्यान से, अब देखते रहना ध्यान से। मान लीजिए आप मार्केट चले गए और आपने मार्केट से प्याज लाना है, ठीक है। अब जब प्याज लाओगे तो आप ये बोलोगे 1 केजी प्याज दे दे या 2 केजी प्याज दे दे, ठीक है ना। हाँ, अगर बजट कम होगा तो फिर बोल दोगे 2 प्याज दे दे, आधा प्याज देते हैं बजट के हिसाब से, लेकिन इन जनरल किलो में, इन जनरल किलो में लाओगे, ठीक है। मान लीजिए दूध लाने चले गए 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, बजट कम हुआ तो थैली में 10 रुपये का, बजट के हिसाब से, लेकिन इन जनरल यूनिट होगा, कोई ना कोई इन जनरल यूनिट होगा, ठीक है। कपड़ा लाने चले गए, रेडीमेड कपड़ा लाने चले गए, ठीक है, तो 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ठीक है। मान लीजिए केले लाने चले गए, कोई ना कोई यूनिट है, दर्जन में, डजन में मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे? सिमिलरली जब आपके पास स्मॉल एंटिटीज होंगी, छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल की बात कर लो, सर इन पार्टिकल्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, इनको गिनना पॉसिबल नहीं होता, इनको गिनना पॉसिबल। सो उन चीजों को, उन स्मॉल एंटिटीज को काउंट करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है दैट इज मोल, दैट इज सो मोल अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन किस अमाउंट ऑफ सबस्टांस को? वो जो ह्यूज नंबर में हो, जो किस में हो, जिनको हम थ्योरेटिकली मेजर कर नहीं सकते, जिनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। सो मोल वो क्वांटिटी है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस को, लेकिन उस सबस्टांस को जिसका अमाउंट इतना ज्यादा हो कि आप उसको गिन ना पाओ, आप उसको गिन। और ये मोस्टली एप्लीकेबल किस पे होता है? स्मॉल एंटिटीज पे, एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, ठीक है ना। अब देखिए जो तीसरी बात मैं बताने वाला हूँ, ये सबसे ठोस बात है इसमें, ये तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब जनरली आप देख लीजिए, जब आप मान लीजिए कोई यूनिट डिस्कस करते हैं, आपने किलो डिस्कस किया, तो अगले वाले को समझ में आएगा हाँ 1000 ग्राम की बात कर रहा है। आपने डजन की बात की, समझ में आएगा कि 12 आइटम्स की बात कर रहा है, या केले ले लिए, कुछ और ले लिया, 12 आइटम्स की बात कर रहा है। सिमिलरली जब आप केमिस्ट्री में मोल की बात करोगे, सर इसमें कुछ ना कुछ नंबर होगा कि 1 मोल किसके बराबर। अच्छा, जब कभी भी आप मेजर करोगे या निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको वो स्टैंडर्ड रेफरेंस लेके चलना है जो हमने पकड़ा था। बताइए वो रेफरेंस क्या था? कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12। मैं उदाहरण देके चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सबसे मोटा पॉइंट है इसमें, ठीक है। मान लीजिए इस कमरे में कुर्सियां कितनी है वो मैं बता नहीं रहा हूं, कितनी है। मैं बोल दूं इस कमरे में जितनी कुर्सियां हैं उन कुर्सियों का वजन 100 kg, कितना? 100 kg। ध्यान से सुनना, इस कमरे में जितनी कुर्सियां, मेरे को नहीं पता कितनी है, मैं गिन नहीं रहा हूं, उनका वजन 100 kg, उनका वजन, और एक कुर्सी का वजन 2 kg, एक कुर्सी का वजन, बताओ कितनी कुर्सियां हुई? 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां? 50। दोबारा, इस कमरे में जितनी भी कुर्सियां हैं उन सबका वजन 100 kg, उन सबका वजन 100 kg, और एक कुर्सी का वजन 2 kg, एक कुर्सी का वजन। अब मैं पूछूं बताइए कितने कुर्सियां हुई, तो आप क्या किया? आपने क्या किया? सर हमने टोटल मास को डिवाइड कर दिया एक कुर्सी के मास से, और हमें नंबर मिल गया। क्या मिल गया? नंबर कुर्सियों का। नंबर किसका? सिमिलरली अगर आपको 1 मोल पता करना है कि 1 मोल में कितना क्वांटिटी, 1 मोल में कितना पार्टिकल, 1 मोल बराबर किसके? सर 1 मोल
contain exactly the same number of particles, exactly the same number of as there are in 12 gram of carbon 12 isotope, as there are in 12 gram of carbon 12 isotope. This is very very important, ठीक है ना. So 1 mole contain exactly the same number of particles, the same number of particles. ये particles क्या होंगे, जिनकी भी आप बात कर लो, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, कुछ भी बात कर लो, ठीक है. कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर इन किसमें, एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. अब देखिएगा किसको कितना याद है, समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है. तो कितने पार्टिकल या कितने आइटम जो भी आप बात कर रहे हो उसमें को दिखेगा, अभी पार्टिकल ही चलेगा केमिस्ट्री में. एक मोल में सर उतने जितने होंगे 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप को लेने पे, ठीक है. अब मुझे बताइए, अगर आपको ये नंबर पता करना था कि एक मोल में कितने, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता करने थे तो एक मोल किसके बराबर होगा. जैसे मैंने कुर्सियां बताई आपको, अभी मेरे को नहीं पता कुर्सियां किसके बराबर थी, तो मैंने क्या किया, टोटल मास देखा, बताओ टोटल मास कितना रखा है, 12 ग्राम, ठीक. तो मैंने लिख दिया 12 ग्राम, ठीक है. डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर दूं, कार्बन के एक एटम के मास से. कार्बन के एक एटम के, बताइए कार्बन के एक एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. याद है, पढ़ा है, ठीक है ना. 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है ना. कट गया यूनिट, ग्राम कटा, तो ग्राम कट गया, ठीक है. बताइए कितना, अच्छा क्या 1.9 आप देख पा रहे हैं कि प्रिसाइजली 2 के बराबर है, ऑलमोस्ट 2 के बराबर है. तो अगर मैं डिवाइड करूं तो ऊपर कितना आएगा, 6, 6 2 12, ठीक है. अब ये वैल्यू जो प्रिसाइज आएगा वही लिख रहा हूं मैं, ये आता है 6.022. ये राउंड ऑफ करके वैल्यू, अदरवाइज ये लंबा होता है, लेकिन लगता इतना ही है, 6.022 मल्टीप्लाई बाई, मुझे बताइए -23 को ऊपर लेके आऊंगा तो +23, सही है. -23 को ऊपर लेके आ गया, कितना बन गया, +23. ये जो वैल्यू आपके पास आया, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. दिस is the number of particles which are present in 1 mole. This is the number of particles which are present in whatever the particles are, कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो कुर्सियां हो, कुछ भी हो, एक मोल में इतने पार्टिकल्स, एक मोल में. तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स, एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम, सर इसके बराबर. एक मोल कुर्सियां किसके बराबर, सर इसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है. मान लीजिए मैं बोल दूं एक मोल इंसान किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है. मोल is nothing but an SI unit of amount of substance. It is among all those 7 basic SI units. One of the unit is mole, which measures amount of substance. ये क्वांटिटी है. ये क्या है, किस चीज को मेजर करने की, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेजर करने की. किस सबस्टांस को, सर उन सबस्टांसेस को जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको मेजर, क्योंकि वो बहुत ह्यूज नंबर में होंगे, तो उनको मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं, जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं, वो क्वांटिटी अपने पास क्या है, मोल. वो क्या है, सो मोल इज अ क्वांटिटी. मोल इज अ, बोर्ड वालों को डेफिनेशन आता है, मोल इज अ क्वांटिटी विच contain exactly the same number of particles, which contain exactly the same number of particles as there are in 12 gram of carbon 12 isotope. This is very very important, ठीक है. वापस बताइए, what is mole? Mole is a quantity which measures amount of substance and it contain exactly the same number of particles as there are in 12 gram of carbon 12 isotope. And how many particles are present in 12 gram of carbon 12 isotope? That can be calculated by dividing this total mass, which is 12 gram, with the mass of n atom of carbon 12, that is 1.99 into 10⁻⁻23. तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर, ठीक है ना. ये नंबर आ जाएगा आपके पास एक मोल के बराबर. ओके, नाउ दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर. ये जिस बंदे ने डिस्कवर किया था, जिस बंदे के नाम पे है, ये एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. और इसको हम लिखते हैं Na से. कुछ बुक्स पे स्मॉल ए लिखा होता है, बट वो सोडियम के सिंबल से कहीं ना कहीं बच्चा फंस सकता है, इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया Na इज एवोगैड्रोस नंबर. अब देखिएगा, एवोगैड्रोस नंबर इज नथिंग but the number of particles present in 1 mole of any substance. 1 mole of any substance. So what is Avogadro's number? Avogadro's number is the number of particles present in 1 mole of substance. Sir, एक मोल substance में जितने particles होंगे, that is called Avogadro's number. और ये किसके बराबर, 6.022 into 10⁻23, ठीक है. So Avogadro's number क्या होगा आपके पास, number of particles present in 1 mole of, number of particles present in 1 mole of
सबस्टांस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सबस्टांस। ठीक है, ध्यान से देखना, सवाल आप कॉपी पे करोगे, मैं यहाँ पे भी लिखूंगा बट आप कॉपी पे भी करोगे, इसलिए ध्यान से देखते रहना। ठीक है, दिस इज अवोगाड्रोस नंबर। अगेन व्हाट इज मोल? मोल is a quantity that measures amount of substance. it contain exactly the same number of particles as there are in 12 ग्राम of carbon 12 isotope। और वो किसके बराबर होंगे? दैट इज 12 ग्राम जो टोटल मास था, कुर्सियाँ याद रखना कभी भूल जाए तो, 12 ग्राम टोटल मास डिवाइडेड बाई कार्बन के एक एटम का मास डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा। तो 1 मोल का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने को बोले, ध्यान से सुनना, हर बार स्टैंडर्ड बढ़ता है पेपर का, अगर सिर्फ बोले आपको कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 मोल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, तो कैसे निकालेंगे आप? सर 1 मोल इज इक्वल टू द टोटल मास of carbon which is taken as carbon 12 ग्राम डिवाइडेड बाई द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, डिवाइड कर दिया, 1 मोल का वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है ना, ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 1 मोल का वैल्यू। इसका मतलब कि 1 मोल आपके पास किसके बराबर होगा? सर 1 मोल बराबर होगा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। मैं ऐसा लिख दूं Na, किसके बराबर हो जाएगा? Na के बराबर। ठीक है ना, Na के बराबर देखने को मिलेगा आपको। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ी सी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं वापस ऊपर कहानी पे जाऊँगा, ये देखते रहना आप। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, यही है ना? ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है मेरे को साथ में बताइएगा। अगर मैं लिखूं 16 ओनली, बताइए कौन सा मास? रिलेटिव एटॉमिक मास। याद है कौन सा मास? रिलेटिव एटॉमिक मास। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम से लिखा था इसको हमने। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिख दूं 16U या 16AMU, कौन सा मास सर? एब्सोल्यूट या एक्चुअल एटॉमिक मास? एब्सोल्यूट या एक्चुअल एटॉमिक मास। तो ये कौन सा आएगा? एक्चुअल एटॉमिक मास, ये आपको पता है। अच्छा दोनों में रिलेशन क्या था वो भी याद है? एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1 AMU, मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। ठीक है ना, वो देखा था आपने। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर मैं लिखूं 16 ग्राम पर मोल, अगर मैं लिखूं 16 ग्राम पर मोल, मैंने 16 नहीं बदला, मैंने बदला ये लास्ट में यूनिट, सिर्फ यूनिट बदला मैंने। ठीक है ना, अब इसको अगर आप पढ़ना चाहो, इसको आप पढ़ना चाहो, देखो एक और लिखता हूँ साथ में, फिर साथ में पढ़ेंगे दोनों। अच्छा अगर मैं लिखूँ 16 ग्राम, क्या लिख लूँ? 16 थोड़ी ना बदला मैंने, मैं सिर्फ ये बदल रहा हूँ लास्ट पे। आप देख पा रहे हैं कि इनमें सिर्फ ये बदला जा रहा है, यहाँ पे ग्राम पर मोल, यहाँ पे U या AMU, दोनों बातें सेम होती हैं, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं था और यहाँ पे ग्राम, सिर्फ ये चीज़ बदली मैंने। ठीक है, अगर मैंने 16 लिखा दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, 16U लिखा दैट इज एक्चुअल और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अगर मैंने 16 ग्राम लिखा, क्या लिखा? दैट इज द एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज द मास रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। वैल्यू नहीं बदलेगा, वैल्यू नहीं, वही रहेगा वैल्यू। हीलियम पे 4 होता है, तो अगर मैंने 4 ग्राम लिखा तो कौन सा मास लिखा? ग्राम एटॉमिक मास। कौन सा लिखा? अच्छा वाटर का कितना होता है? 18, अगर मैंने 18 ग्राम लिखा तो कौन सा मास? ग्राम मोलिकुलर मास। नाउ दैट इज मोलिक्यूल, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। नाइट्रोजन का 14 होता है, मैंने 14 ग्राम लिखा, कौन सा मास? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन जो बदल रहा है। ठीक है ना, सो ग्राम एटॉमिक मास, द मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, द मास रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, अच्छा ये जो मास आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा ध्यान से सर, दिस इज द मास ऑफ एन एलिमेंट पर मोल, दिख रहा है डिवाइड बाय मोल। इसका मतलब 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का कितना मास रखता है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। वैल्यू नहीं बदल रहा, सिर्फ यूनिट बदल रहा है लास्ट में। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। क्या पढ़ते हैं इसको हम? मोलर मास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोलर मास का मतलब द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, या पर मोल सबस्टेंस का कितना मास, पर मोल सबस्टेंस का कितना, चाहे वो सबस्टेंस एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कोई कंपाउंड हो। सो मोलर मास इज द मास पर मोल, मास ऑफ, या 1 मोल लिख लेता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा है। ध्यान में रखना ये चीज़, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदल रहा है, बाकी कुछ बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने ग्राम पर मोल लिखा तो कौन सा मास? मोलर मास। अब इससे आगे आपको जब भी पढ़ना है मोलर ही पढ़ना है, लगेगा यही, क्योंकि अभी तक मोल नहीं पढ़ा था इसलिए चल रहा था ना, अब मोल पढ़ लिया, आगे ही लगेगा, सीधा मोलर मास लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया वाटर का मास, जरा बताइए पहले मेरे को, लगे कि आपको पता चल गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने वाटर लिख दिया H2O। ठीक है, अच्छा इसका मास आता है 16, निकालने का तरीका वही है, हर एक एलिमेंट का सम करना है, बाद में सिर्फ यूनिट बदलना है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 18 ग्राम, बताइए कौन सा मास है? ग्राम मोलिकुलर मास। बहुत अच्छे, ये कौन सा मास है? दिस इज ग्राम मोलिकुलर मास। मैं ऐसा लिखूं चलेगा? ठीक है, अच्छा अगर मैंने लिखा 18 ग्राम
पर मोल। बताइए कौन सा मास है? दिस इज मोलर मास। सो अब क्योंकि अगर आपके पास एटम हो तो आप एटॉमिक मास नाम लेते हैं, मॉलिक्यूल हो तो मोलिकुलर मास नाम लेते हैं। मोलर दोनों पे सेम चलता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मोलर लिख दिया, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो, मोलर चलेगा हर जगह पे, ठीक है। तो यूनिवर्सल तरीका है। सो मोलर मास, कौन सा मास आएगा? मोलर मास आएगा। मोलर को ही लेके हम चलेंगे, ठीक, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ऊपर ये चीजें लगनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक मोल को कैलकुलेट करने का या इवन मोल को कैलकुलेट करने का तरीका, एक मोल को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया। एक मोल कैसे निकलेगा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके पास किसी भी सबस्टांस को कोई गिवन मास है, आपको मोल निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं क्या कर दूं, मैंने वाटर की बोतल ले ली, सपोज कर लो ये वाटर की बोतल आ गई, ठीक है ना। अच्छा, इस बोतल में मैंने ले रखा है 36 ग्राम H2O। कितना पानी है इसमें? 36। अब मुझे अगर ये पता करना है कि सर इस 36 ग्राम H2O में, पहले डिटेल टास्क तो ये होगा कि मैं ये पता करूं कि इसमें हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन के एटम्स कितने, वो एक डिटेल टास्क होगा, वो डिटेल टास्क होगा, करेंगे उसको भी। लेकिन अगर मैं मोटी बात पता करना चाहूं तो मैं ये पता करूंगा कि इस H2O के कितने मोल, इस H2O के कितने मोल। जब मोल निकाल लूंगा ना, फिर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, मॉलिक्यूल निकल गया, एटम निकल जाएगा, एटम निकल गया, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो लेट्रॉन टास्क है, ठीक है। तो पहला टास्क होगा मोल निकालना। अच्छा, जब कभी भी आपको मोल निकालना है, सर मोल निकालने का तरीका होता है कि आपके पास जो मास गिवन है, आपके पास जो मास बताइए, इसका कितना मास दे रखा है गिवन? 36। कितना दे रखा है? 36। ये है गिवन मास, ठीक है। सो मोल निकालने का तरीका, गिवन मास में GM लिख लेता हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सबस्टांस। मोलर मास ऑफ, अच्छा बताइए वाटर का मोलर मास कितना? 18, वही जो चल रहा है मॉलिक्यूलर, बस यूनिट ही तो बदलेगा, ठीक है ना। सो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। बोर्ड वालों को आता है, आया है पहले भी, ऐसा पूछता है ऊपर से 3 सवाल 3 मार्क्स में आया था। व्हाट इज मोल पहला, दूसरा पूछता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ, सो इन टर्म्स ऑफ मास मोल कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय। मुझे बताइए गिवन मास कितना लिखा मैंने इसका? ग्राम, यूनिट साथ में लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना लिखा? 18, लेकिन साथ में यूनिट क्या लगाऊंगा मैं? 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम। मुझे बताइए ये ग्राम और ग्राम कटा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अजी जो पर मोल था डिवाइड में था ना, ये ऊपर चला जाएगा, पता ना आपको, रेसिप्रोकल के नीचे रेसिप्रोकल चल रहा है, तो ये कितना आएगा ऊपर जाके? ये बनेगा 2 और साथ में क्या आएगा? मोल। सही है। ये इसके नीचे था, एक डिवाइड तो ऑलरेडी था, ये इसके निचले वाले डिवाइड में था, तो इसका मतलब ये ऊपर आएगा। या इसको लिखने का तरीका दूसरा ये होता है, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 36 ग्राम अपॉन ये था 18 ग्राम पर मोल का मतलब मोल इनवर्स, ये भी तो सेम ही है। अब ऊपर लेके आऊंगा तो मोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया 2 मोल। कितना बन गया? तो देखिए यूनिट कट करके आपने मोल बना दिया एकदम से, तो समझ जाइएगा डिवाइड में मोलर मास लेना आपको। कौन सा मास? तो वैल्यू वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट से फर्क पड़ने वाला है सिर्फ कि आ जाए मोल ही आना चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताना जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, ये पॉइंट बता दो पहले कि मोल कैसे कैलकुलेट करें। सर मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास के टर्म्स में मोल कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय मोलर। हर जगह लगना है, इस पूरे चैप्टर में लगना है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं आपको ये बोलता कि मुझे वाटर का 1 मोल चाहिए, कितना मोल चाहिए? 1 मोल। तो मुझे बताओ मोलर मास तो मेरे को पता होता है हर एक का, गिवन कितना रखता कि 1 मोल आ जाता? 18 रखना पड़ता। क्यों? इसका मोलर कितना था? 18। ऊपर भी 18 रखता, कट होके 1 मोल आता। समझ गए बात आप? ठीक है, ध्यान समझ गए। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अमोनिया ले लिया, सपोज कर लो मैंने अमोनिया कंसिडर कर लिया, ठीक है। NH3 कितना? नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, तो कितना हो गया टोटल? 17 ग्राम पर मोल। ये कौन सा मास? मोलर। और आप एक और बात देख रहे हैं, जब मैंने यूनिट में लिखा तो मैंने MOL ही नहीं लिखा, MOL लिखा, सिर्फ क्या लिखा? देख पा रहे हैं आप? MOL लिखा, सिर्फ यूनिट में सिर्फ MOL लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर मेरे को इसका 1 मोल चाहिए, अगर मेरे को इसका, तो मैं कितना मास पकड़ूं कि इसका 1 मोल आए? 17 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मोलर भी कितना है, गिवन भी कितना रखना पड़ेगा? 17 रखना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी सबस्टांस हो उसका 1 मोल बराबर होगा उसके मोलर मास के, होगा नहीं होगा? उसके किसके बराबर? मोलर मास के बराबर, ठीक है। तो मोटा पॉइंट में क्या लिखूंगा कि 1 मोल किसी भी सबस्टांस का किसके बराबर होगा? उसके मोलर मास के बराबर। किसके बराबर? अच्छा, मोलर मास के बराबर। अब मुझे बताइए क्या मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास में कोई अंतर है? अंतर सिर्फ यूनिट का है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो मुझे बताइए ये जो ऑक्सीजन एटम था, इसका मोलर मास कितना था? 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना था?
अगर मुझे इसका 1 मोल चाहिए, मुझे इसका तो कितना इसका मास रखूं मैं कि 1 मोल आ जाए, 16 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल बराबर होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के, होगा नहीं होगा? ग्राम एटॉमिक मास के, किसके बराबर? ग्राम एटॉमिक मास के, ठीक है। सो 1 मोल किसके बराबर होगा? ग्राम एटॉमिक मास। मैं ऐसा लिख लूं 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक। हीलियम का मास होता है 4, कितना होता है? मुझे बताइए अगर मेरे को इसका 1 मोल चाहिए तो इसके 1 मोल का मास कितना आएगा? तो कितना मास मुझे रखना पड़ेगा इसका कि 4 ही रखना पड़ेगा, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, किसके बराबर? ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 मोल बराबर ग्राम मोलिकुलर मास के? सेम ही बात है ना, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। क्यों? मान लीजिए मैंने वाटर का 1 मोल रखना था, तो मैं ऊपर इसका मोलर होता है 18, ऊपर भी कितना रखूंगी? 1 मोल मिले 18 ही रखूं। इसका मतलब जब मैं इसका ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर इसका गिवन मास कर दूं तब जाके 1 मोल आएगा। सो 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का बराबर किसके? ग्राम मोलिकुलर मास, या ग्राम मोलिकुलर या ग्राम मोलर मास, जो भी आप लिखना चाहें, ग्राम मोलिकुलर मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन्स में लगेगा, ये बहुत जरूरी बात, ठीक है। व्हाट इज मोल? Mole is nothing but SI unit of amount of substance. SI unit of amount of substance. Mole is a quantity. Mole is a which measures amount of substance. Which measures amount of किस substance को? The small entities like atoms, molecules, electrons, protons, subatomic particles, ठीक है ना। अच्छा, 1 mole contain exactly the same number of particles as there are in 12 gram of carbon 12 isotope, which is equal to, how can we calculate the value of 1 mole? That is equal to the total mass, that is 12 gram, divided by the mass of n atom of carbon 12, which is 1.99 into 10 raised to minus 23. ऊपर ले लीजिए, प्रिसाइज वैल्यू आएगा 6.022 into 10 raised to 23 into 10 raised to, इधर गलती से माइनस मत लगाना, पार्टिकल माइनस में नहीं होता, माइनस में जैसे मान लीजिए कि आप केले लाने चले गए दुकान पे, तो वहाँ पे बोल दिया आपने -12 दे दीजिए, -12 दर्जन केले दे दो, तो वो मारेगा जूता निकाल के, क्या बोल रहा है आगे, -12 दे दो। यहाँ पे माइनस नहीं, मैथ्स में माइनस चलता है, यहाँ पे नहीं आएगा, पार्टिकल माइनस में नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 6.022 into 10 raised to 23, कभी कभार बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान में रखना ये प्लस में है। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। सो Avogadro's number is nothing but the number of particles present in 1 mole of any substance. 1 mole of अगर मैं आपको बोलूँ कि बताइए 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स, 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, इसके बराबर। मैं बोलूँ आपको 1 मोल इंसान किसके बराबर? इस नंबर के बराबर, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? एवोगैड्रोस, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 के बराबर, ठीक है ना। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस मोल इन टर्म्स ऑफ मास? So in terms of mass, it can be calculated as given mass by molar mass. Given mass by molar mass is nothing but the mass of a substance per mole. या 1 मोल सबस्टेंस का जो मास होगा, दैट इज मोलर मास। वैल्यू नहीं बदलेगा, बस यूनिट बदलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी मोल को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं एटम पकड़ रहा हूं, सर यही मोल या 1 मोल बराबर होगा किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। क्यों? क्योंकि इसको निकालने का तरीका गिवन बाय मोलर, उसका जो मोलर होगा उतना ही मैं जब गिवन रखूंगा तब जाके डिवाइड करके 1 मोल आएगा। सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसी को कैलकुलेट करने का तरीका जो हमने देखा वो था मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर देखा हमने? सो मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू, दैट इज मोल, एन से लिख लेता हूं मैं, किससे? एन से लिख लेता हूँ। अब चाहो तो छोटा लिख लो, वैसे इसमें बड़ा यूज़ किया नहीं जाता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मोल एन इज इक्वल टू किसके बराबर? गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है ना, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ, ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास में निकालने का। और भी दिखेंगे हम वॉल्यूम में, वो लेटर ऑन है, बट फिलहाल के लिए यही है। और इस पर बहुत सारे सवाल, इसके आगे बहुत सारे सवाल होंगे, ध्यान से देखते रहना, और सब इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ क्वेश्चन करके। सपोज कर लीजिए मैं आपको बोल दूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ H2O, 54 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, इतना दे दिया मैंने। मास की बात चल रही है तो आपको मास में लिखना है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी गिवन मास अगर ग्राम में ना हो तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बताइए क्यों? क्योंकि मोलर मास ग्राम में होगा। सर ग्राम ग्राम कटना तो चाहिए, तब जाके मोल ऊपर आएगा, तब जाके तो मोल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी गिवन मास ग्राम में ना हो, मिलीग्राम में हो या मान लीजिए केजी में हो, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में कन्वर्ट। अभी तो है, अभी तो सिंपल चल रहा है, ठीक है। बताइए मोल किसके बराबर?
गिवन मास कितना आ रहा है 54 बाई मोलर मास। ठीक है, अब मैं यूनिट लिखूँ, अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ गया। ग्राम और ग्राम पर मोल है, ग्राम ग्राम कटेगा, मोल बचेगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा वाटर का मोलर मास कितना 18 ग्राम पर मोल। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16। तरीका वही है निकालने का। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 3 54, 8 3 54, कितना मोल आया 3 मोल। ठीक है, तो 3 मोल, कितना मोल 3 मोल। ठीक है, इसी बस इसी पे सवाल बना रहा हूँ मैं, एक दो फिर देखते हैं आगे। अब मुझे बताइए, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कैलकुलेट सेम द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 36 kg ऑफ वाटर। 30 पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही बात है। पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्जन आपको पता है। बताइए 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, दैट इज 10⁻³ ग्राम। सही बात है, 10⁻³ ग्राम, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। बताइए, बहुत हल्का सा सवाल, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन मास 36, ये kg में था, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो मैं लिखूंगा 10⁻³ आया अब ये ग्राम में। सही है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 18 चल रहा था, ग्राम पर मोल वही ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कटेगा। ठीक है ना, ग्राम भी काट देता हूँ मैं। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, तो कितना बचेगा 2 × 10⁻³ मोल, 2 × 10⁻³, जो खुद में बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखिए नंबर इतना बड़ा है, एक और बात समझिएगा, ये नंबर इतना बड़ा है कि मान लीजिए किसी के पास 1 मोल पैसा हो, ये इतना बड़ा नंबर इमेजिन नहीं कर सकते आप, कि किसी के पास 1 मोल पैसा हो और वो पर सेकंड मिलियन भी खर्च करे, बिलियन साल निकल जाएंगे, करोड़ों साल निकल जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा है ये। 1 मोल इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है। तो आप सोचिए हमारे ब्रह्मांड में कितने पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं, इतनी सारी पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि गिन भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया सिंपल, ये समझ में आ गया, सिंपल तरीका। ठीक है, अच्छा मिलीग्राम में दे दूँ तो, अगर मिलीग्राम में दे दूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ठीक है ना, ध्यान रखना, मैं जब टेस्ट लूंगा मैं kg मिलीग्राम में दूंगा, ग्राम वाला नहीं दूंगा, ग्राम वाला इजी। हाँ, जब सवाल आगे किसी और चीज़ पे हो फिर मैं ग्राम इंक्लूड कर दूंगा, वरना मैं चेंज कर दूंगा सवाल को। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, ये आ गया मोल निकालने का तरीका, दैट इज गिवन मास बाई मोलर मास। अब इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से कैसे घुमा सकते हो आप। हर फॉर्मूले को जब पढ़ना ना तो हर तरीके से पढ़ना, एक तरफ से मत पढ़ना। मैंने जब परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाया, मैंने कहा कि इससे परसेंटेज भी निकलता है, इससे एटॉमिसिटी भी निकलता है, इससे टोटल मास भी निकलता है, और कहीं एलिमेंट का मास नहीं दिया है तो एलिमेंट का मास भी निकलता है। सही बात है, कोई एलिमेंट एक्स रखा हुआ है तो एलिमेंट का मास भी निकलेगा उस टाइम पे। और तीसरा तरीका कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका फॉर्मूला भी निकलता है, निकाला हमने अभी फॉर्मूला, कितने टाइम वाटर वैसे भी निकलता है। अब जब आपने मोल निकाला, सर मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, अब मान लीजिए मैंने मोल दे दिया, अब क्या दे दिया, अब गिवन मास पूछ लिया, हो सकता नहीं हो सकता है ना, बात तो है वही। ठीक है, देखिए मैं ऐसा लिख लूं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 3 मोल ऑफ वाटर। बताइए, आपको मोल मिल गया, अब मोल मिल गया, मोलर मास आपको ऑलरेडी पता है, तो ऑब्वियसली गिवन मास की बात कर रहा होगा। ठीक है ना, बताइए मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर मास। सही है, अच्छा मोल कितना दे रखा है 3, गिवन मास निकालना पड़ेगा अभी, मोलर कितना है 18। ठीक है, तो 18 × 3 कर दीजिए, गिवन मास कितना आएगा 18 × 3 = 54 ग्राम, कितना आ जाएगा 54 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा मास अभी आपके पास, समझ में आ गया। अब मोल कटेगा, ये मोल था ना और ये मोल इनवर्स था ना। देखो अगर आप देखना चाह रहे हो, ये था 3, अगर आप इस तरीके से यूनिट देख के चल लो तो ये कितना था, ये था 3 मोल था ना, और ये कितना था 3 ग्राम, और मोल इनवर्स साथ में। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मोल और मोल कटा, सिर्फ ग्राम बच गया, ये आ गया मास। कितना आ गया मास। एक फॉर्मूले को 2 तरीके से घुमा सकते हैं, ये होगी बात इजी, ये होगी बच्चों वाली बात, ये बहुत हल्की सी बात थी। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं थोड़ा, अब इसके अंदर चलते हैं। ठीक है ना, सेम कहानी, मैं सेम कहानी रख रहा हूँ। मान लीजिए आपने क्या किया था, पानी की एक बोतल ले रखी थी। ठीक है, इस पानी के बोतल में आपका 36 ग्राम पानी था, कितना था 36 ग्राम। अब आपको ये पता करना है, अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, कि इस 36 ग्राम पानी में सिर्फ H2O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है H2O। सर, ये जो H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये जो H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके जैसे कितने मॉलिक्यूल्स, इसके जैसे कितने मॉलिक्यूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने सिर्फ मोल पता किया, क्या पता किया, अब हमें मॉलिक्यूल पता करना है, फिर एटम पता करेंगे, फिर आयन पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन पता, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज़ें पता करेंगे, अप्लाई करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा मेरे को लिखना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेशन ऑफ
मॉलिक्यूल्स। अब हम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना सीखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक बार मोल निकाल दिया, फिर आपको एक चीज और पता है कि सर एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, वो आपको पता है। किसके बराबर? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एक मोल में इतने, मान लीजिए आपके पास 10 मोल आया तो 10 में कितने, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। अगर 100 मोल आया तो मल्टीप्लाई, अच्छा अगर 0.5 मोल आया तो कुछ भी आया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी आया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सवाल था आपके पास, जो सवाल मैंने लिखा है वही सवाल है। सवाल क्या है कि आपके पास 36 ग्राम पानी है, 36 ग्राम H2O है, और इस 36 ग्राम H2O में आपको पता करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, ध्यान से देखिएगा। सो फॉर्मूला रहेगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, पहले मोल निकालना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, मोल, एन इज मोल, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि एक मोल में जितना होगा वो तो पता करना पड़ेगा, एक मोल कितना आया और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर, इसमें अगर मैं पुट करूँ इसको, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मोल निकालना पड़ेगा, मैं पुट कर दूँ इधर ही, मोल किसके बराबर था, GM/mm, यही है ना, बन गया मल्टीप्लाई बाई Na, ये बन गया एक और फॉर्मूला, ये बन गया एक और फॉर्मूला। फिर से फॉर्मूला को एक तरफ से यूज मत करना, मैं थोड़ी देर बाद सवाल दूंगा, गलत नहीं करना, एक तरफ से यूज मत करना फॉर्मूले को। अभी मैं फॉर्मूले को लगा रहा हूँ सिर्फ किस चीज़ के लिए, मॉलिक्यूल निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद किसके लिए लगाऊंगा, गिवन मास के लिए। थोड़ी देर बाद किसके लिए लगाऊंगा, मोलर, कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बताइए जो सवाल आपके पास था उस सवाल में गिवन मास कितना, ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, ऑफ H2O, ऑफ H2 कितने में, 36 ग्राम पानी में, 36 ग्राम किसके बराबर, गिवन मास कितना आया, अपॉन मोलर कितना, मोलर कितना 18 होता है, सही है ना, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इसका वैल्यू कितना, इंटू 10⁻², सही है, ठीक है। 18 दूनी 36, ये हो गया। सो ये कितना आएगा, 6 2 12, 0.0, 2 2 4, 2 2 4, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसका मतलब अगर आपने 36 ग्राम पानी लिया बोतल में, उसमें H2O के जैसे कितने मॉलिक्यूल होंगे, सिंगल सिंगल पकड़ोगे तो इतने के गिन नहीं पाओगे, इतने के गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। इतने होंगे कि गिन नहीं पाएंगे। वो कितने होंगे सर, वो होंगे 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 12 इंटू 10⁻23 निकाला कैसे हमने सर, सबसे पहले मोल निकाल दिया, फिर हमें ये पता है कि एक मोल में इतने पार्टिकल, या एक मोल जो भी आप निकालना, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, एक मोल में, तो इतने मोल में कितने मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो काम बन गया, ठीक है ना। ये बन गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो दूसरा सवाल दे रहा हूँ मैं, जरा बताइएगा मेरे को, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, बहुत सारे, ध्यान से देखते रहना, बहुत सारे, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है ना। एक और बात याद रखना, आप जब वाटर की बात करोगे ना, वाटर का वॉल्यूम और वाटर का मास सेम होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। कितना होता है लगेगा, ये लगेगा आपको, नीट में आया है पहले सवाल, और बच्चा वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट करने बैठता है, गलत हो जाता है। वाटर की जब भी बात करेगा मास लेके चलना, ठीक है ना। ऐसा इसलिए, देखो मैं लिख लेता हूँ, डेंसिटी पानी का कितना, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी 1 के बराबर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम बराबर, मास और वॉल्यूम बराबर। इसका मतलब जितना इसका मास दिया होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, और जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका मास भी होगा। अगर कहीं पे 1 लीटर लिखा है पानी का, 1 लीटर लिखा है, 1 kg लिख के चलो, मोल इजली निकलेगा, उसमें मत करना इसको, इसमें मत करना, फिर बता रहा हूँ गलत हो जाएगा, वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन वाटर पे वैसे नहीं अप्लाई करना, वाटर पे मास को लेके, किसको लेके, मास को लेके चलेंगे, क्योंकि इसका मास और वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है। आइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, बताइए फॉर्मूला, बताइए मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, सही है ना, हाँ वही है। मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर मास, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। बताइए गिवन मास कितना सर, दिए तो केजी में है, तो अपने को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना केजी दे रखा है, 1 kg, तो बताइए 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। इसको ऐसे बनाना चाहिए था, पहले याद रहा, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास 1 kg, 1 kg में कितना ग्राम, मैंने लिख दिया 1000 ग्राम, अपॉन मोलर मास। बताइए वाटर का मोलर कितना, मल्टीप्लाई बाई
6.022 इंटू 10⁻², यही है, ठीक है। अब बताइए इसको डिवाइड कर लेंगे, इधर भी आप चाहो तो 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, फिर 3 से इसको डिवाइड वो कर सकते हो, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। वैसे ही चाहो तो चल कर लीजिए, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, फिर ये कितना आएगा इसको डिवाइड करने पे, और 3 3 ज़ा 9, सही है ना। एक बच गया 10 हो गया, फिर से 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और फिर से बच गया 3 3 ज़ा 9, ऐसे होगा। कितना आ रहा है 33 पॉइंट किस वाले में, राउंड ऑफ करके चल रहा हूँ मैं, राउंड ऑफ करके जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 3 9 10, 3 3 9 10, 3 3 9 1 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ मैं कि इतना आएगा, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर राउंड ऑफ करके ये आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ। अच्छा कभी कभार क्या करता है, जब आप ऑप्शंस देखोगे कहीं तो ऑप्शंस में पॉइंट इधर उधर करता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। देखो कैसे, अगर मैं ये कर दूँ, अगर मैं कर, मान लीजिए आपने जब ऑप्शन देखा, ऑप्शन में पावर में 23 मिला ही नहीं कहीं पे, पावर में 24 मिला, या पावर में 25 मिला, या पावर में 22 मिला, या 21 मिला, इसका मतलब पीछे कहीं पॉइंट में गड़बड़ किया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जरा बताना मेरे को, अगर मैं लिखता 3.33, 3 आगे क्या लिखता मैं, मुझे बताओ। अगर मैं ऐसा लिखता तो आगे क्या लिखता, 25 लिखता, लिखते हैं 10⁻25, 10⁻, करके देखते हैं क्या सही लिखा मैंने, ठीक है ना। देखिए कैसे आप कंफर्म करेंगे, इसको कर लीजिए ऐसे, मैं लिखूंगा 333 डिवाइडेड बाई 100, आएगा ना ऐसे ही। यहाँ पे 10 की पावर 25, 2 0 यहाँ से कटेंगे, 2 0 ऊपर से कटेंगे, 23 बचेंगे, एक्जैक्टली वही आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास डिजिट है, अगर उसमें पॉइंट पीछे लेके चलो, पावर जो प्लस, अगर पावर प्लस में हो पावर को बढ़ा दो, पावर को, लेकिन अगर पावर माइनस में हो तो फिर घटाओ, फिर क्या होगा, घटाओ। ये याद रखना, ये हमेशा ज़रूरी होगा। तो इतना आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपकी बायो की क्लास तो नहीं है, बताइए। आइए वापस फिर से बताइए मेरे को, व्हाट इज मोल। So mole is SI unit of amount of substance. Mole is nothing but a quantity which measures amount of substance, and it contain exactly the same number of particles as there are in 12 gram of carbon 12 isotope. How will you calculate the number of particles present in 1 mole? That can be calculated by taking the total mass of that isotope, that is 12 gram, divided by the mass of one atom of carbon, which is 1.99 into 10⁻⁻20. ये कितना आ जाएगा, 6.022 into 10⁻20. This number is known as Avogadro's number. So Avogadro's number is the number of particles present in 1 mole of substance. Present in 1 mole of substance. किसी भी substance के 1 मोल में जितने पार्टिकल होंगे, that is called Avogadro's number, और वो इतने ही होंगे, ये नहीं बदलेगा, वो इतने ही होंगे, ये बदलेगा नहीं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद मैं लिख सकता हूँ that in terms of mass this mole can be calculated as given mass by molar mass. And what is molar mass? Sir, the mass of 1 mole of substance, या the mass present per mole of substance. पर मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको हम क्या बोल देंगे, मोलर मास, ठीक है। अच्छा मोल बराबर किसी भी एलिमेंट के गिवन एटॉमिक मास के, किसी भी एटम के गिवन किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम एटॉमिक क्यों, क्योंकि सर उसका जो मोलर मास होगा या उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वही मोलर होगा। दोनों को जब मैं सेम रखूंगा तब जाके 1 आएगा। और किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको शॉर्ट में लेके चलना है इस चीज़ को। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि मान लीजिए मास को लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर मैंने किसी एलिमेंट का मास 16 लिखा तो ये सिर्फ कौन सा मास है, रिलेटिव। अगर मैंने 16U लिखा तो ये कौन सा मास है, एक्चुअल एटॉमिक मास या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पता है ना, जरा बताइए मेरे को, एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर था, रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1 AMU, यही था ना, 1U था। अच्छा यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर था, जो एक एटम का एक्चुअल मास होगा, दैट इज एक्चुअल मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1U, डिवाइडेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, फॉर्मूला घुमा के 2-3 तरीके से बनाया जाता है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मुझे बताइए, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाई, ये 1U किसके बराबर था, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, याद है ये किसके बराबर था, 1/12 ऑफ मास, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना। इस तरीके से अगर फॉर्मूला दिख जाए तो समझ जाना कि ये भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको घुमा के 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। तो ऐसा ना सोचे बच्चा कि मैंने ऊपर वाला ही देखा था, ये तो गलत हो गया, निचले वाला, सेम ही तो बात है, इधर उधर घुमा के ही तो बनाया है, ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगी। अच्छा इसी को अगर मैं इसी का वैल्यू पुट कर दूँ तो फिर क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जरा बताइए, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई दिस 1 AMU और 1U और 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन, सही है। यही किसके बराबर था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। अब देखना एक मॉडिफिकेशन और करने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना, यही मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर था।
अच्छा यही 1 डेल्टन भी लिखा था मैंने, तो रिलेटिव एटॉमिक मास और किसके बराबर था, एक्चुअल एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 1 डेल्टन, 1 डेल्टन, ये सब सेम ही था, सही है ना, ये सब कुछ सेम था। अब देखना एक और चीज़ जो मैं लिखने वाला हूँ, अब इन सब को पढ़ने के बाद एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा जब आपने मोल पढ़ा, अब मोल पढ़ने के बाद एक चीज़ आपने पढ़ी एवोगैड्रोस नंबर, क्या पढ़ लिया, देखना ध्यान से, एग्जैक्टली वही आएगा। मैं लिख लेता हूँ जी, आपका एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई 1 यू चल रहा था ना, 1 AMU चल रहा था ना, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन NA, देखना ध्यान से देखना, 1 अपॉन NA, 1 अपॉन NA, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया। बताओ एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा सर, एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई NA। अच्छा इस NA का वैल्यू कितना सर, 6.0 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैंने 1 अपॉन NA लिखा तो ये 1 अपॉन NA किसके बराबर आना चाहिए सर, ये 1 अपॉन NA बराबर आना चाहिए 1 U के, आना चाहिए सर, ये बराबर आना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन के, ये बराबर आना चाहिए 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। देखते हैं अगर ये बराबर आया तो हमने सही लिखा, अगर ये बराबर आया तो हमने सही लिखा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ऐसे कि 1 डिवाइडेड बाई NA, बताओ NA कितना था 6.022 इंटू 10⁻, यही था, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। अब बताइए 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻, मुझे बताओ मास ऑफ प्रोटॉन कितना, ये मास ऑफ प्रोटॉन, या 1U कितना, 1U बताओ 1U कितना याद है, प्रोटॉन का मास कितना सर, प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, याद है, -24 ग्राम। इसका मतलब अगर ये वैल्यू आया तो मैंने ये सही लिखा, अगर ये वैल्यू आया तो मैंने रिलेशन सही लिखा। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इमेजिन करना मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0 लगेगा, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। चलो ऐसे इसको ऊपर ले लो पहले, बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 10⁻23 आया। जब 1 डिवाइडेड बाई 6 करूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को पॉइंट लगा के चलना पड़ेगा। मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या लग गया 0, कितना हो गया 10, कितना हो गया 6 1 जा 6, कितना बचा 4। डिवाइड करना आता है, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, डरा रहे हो मेरे को तुम लोग, ठीक है ना। देखो डिवाइड, एक काम, इसको समझ गए ना डिवाइड कैसे करना है, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, डिवाइड समझ गए, इसको डिवाइड करके कितना आएगा सर, ये आएगा 0.166 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। अच्छा मैंने अभी सिखाया था नीचे, अब मैं पॉइंट को अगर आगे करूँ, अगर मैं पॉइंट को ये जो वैल्यू चल रही है अपनी माइनस में चल रही है, इसको बढ़ा दीजिएगा, वैल्यू माइनस में चल रही है, इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो बताओ कितना लिखूंगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, सर यही तो मास ऑफ प्रोटॉन था। इसका मतलब जो रिलेशन मैंने लिखा वो बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है। बात समझना, सारी की सारी बात बहुत ज़रूरी, ठीक है। एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1U, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आम बच्चे के समझ में नहीं आता, सब समझना ध्यान से, ठीक है। तो एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1U, ये आपको पता है, घुमा के रिलेशन एक और बना दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए 1U का वैल्यू किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ सर, 1U किसी भी सबस्टांस का बराबर होगा उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को जब उसके एक्चुअल एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और वो कितना आएगा, वो इतना ही आएगा, वो इतना ही आएगा। ये घुमा फिर, ये सारी बातें वही है, झोलझाल है, अब बच्चा सिर्फ एक तरफ से समझता है, अदरवाइज बातें घुमा के वही हैं, इधर उधर से भी वही है, ठीक है ना। 1U की वैल्यू है, हाँ 1U इज मास ऑफ प्रोटॉन, ये 1U का वैल्यू है, ठीक है। इसी को लिखने का तरीका, एक्चुअल एटॉमिक मास रिलेटिव निकालना, अगर एक्चुअल डिवाइडेड बाई 1/12, ये आ गया ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपको अगर ऐसा पूछूं तो कैसा हो ज़रा बताइएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि कैलकुलेट द मास, देखना आप कितना गलत बोलोगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 12 नहीं बोलना, मैं मारूंगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, बताइए कैसे निकालूं। ये समझने वाली बात है, हो ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझा, बाकी तो इजी है। कार्बन के एक एटम का मास निकालना है, कार्बन के एक एटम का, बताओ आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, वही आना चाहिए ना आंसर, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कैसे आएगा, बताइए कैसे निकालूंगा, शाबाश बोलो। ये कौन सा मास, मैं कौन से मास की बात, मैं जो मास निकालना चाह रहा हूँ कौन सा मास है, एक्चुअल कौन सा है
अब जो मैंने पढ़ा आप देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वापस। मुझे बताइए जो एक्चुअल एटॉमिक मास आपके पास था, दोबारा देखना, एक्चुअल एटॉमिक मास वो किसके बराबर था? सर वो बराबर था रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1u, सही है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टन मल्टीप्लाई बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या डिवाइडेड बाय Na, डिवाइडेड बाय, यही तो लिखा ना मैंने ऊपर, अभी यही फॉर्मूला लिखा मैंने अभी ऊपर, ठीक है ना, सब चल रहा है, डिवाइडेड बाय Na लिख दिया मैंने। अब मुझे बताइए डिवाइडेड बाय Na जब मैंने किया तो बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था कार्बन 12 का? रिलेटिव कितना होता है इसका? 12 होता है सर, कितना होता है पता है ना, इतना तो पता है, वो रिलेटिव है 12 होता है, ठीक है। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से। बताओ एवोगैड्रो नंबर कितना? 10⁻23, सही है। बताओ ये 6.022 है, अगर मैं एग्जैक्टली करूं तो कितना आएगा? 2, लेकिन सर ये 0.022 भी चल रहा है तो मैं प्रिसाइज लिखूंगा तो कितना आएगा? 1.99, 1.2 नहीं आ रहा, 2 थोड़ा कम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 6 से ऊपर है थोड़ा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाऊंगा कितना बनेगा? 10 की पावर -23। बताओ यही तो आंसर था ना, यही तो था ना। आपको मास डायरेक्टली पता था। अब क्या होता है जब एग्जाम में आता है बच्चे को मास डायरेक्टली पता होता है तो वो क्या कर लेता है? सीधा मास लिख देता है, वैसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वैसे मार्क्स नहीं मिलता। अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला तो कैलकुलेट करो, तो किसके बराबर आएगा? कभी भी किसी भी एटम का मास अगर आपको पता करना है तो उसका रिलेटिव आपको पता होगा, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मास मिल गया। देखो आप कैसे चलोगे, आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। बताइए ऑक्सीजन 16 के आइसोटोप के एक एटम का मास निकालना है, किसके बराबर आएगा? सेम तरीका, सो दैट इज सोल्यूशन में लिखूंगा इसका जो मास आएगा एक्चुअल एटॉमिक मास, इसका रिलेटिव मास दैट इज 16 डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एवोगैड्रोस नंबर से। और एवोगैड्रो नंबर कितना चल रहा था? 6.022 इंटू 10⁻23 कर लीजिए डिवाइड, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये है तरीका एक्चुअल एटॉमिक मास निकालने का, ठीक है। लास्ट सवाल दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उन लोगों को भी भूख लगी होगी, मैंने भी लंच नहीं किया है, ठीक है। अब ये बोलोगे आप लोग गलत फिर से, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ, इसको एक बार पढ़ना वापस घर जाके, इसको एक बार पढ़ना वरना चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, बस एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो कैलकुलेट मैं अपलोड कर दूंगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब बताओ, शाबाश। सेम है। इसका जो रिलेटिव आएगा उसको डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से। अब देखना इसी को मैं दूसरे तरीके से अगर घुमा के बताऊं, देखो इसी को किस तरीके से घुमा के बता रहा हूं मैं, सेम है, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। मुझे बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता था ना। अब बच्चा क्या करता है जब इसको पढ़ता है ना, फिर क्या लिखता है? एक मॉलिक्यूल CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 32 हो गया 44, सीधा 44 लिख देता है। वो गलत है, अगला वाला ऐसे काटेगा उसको। 44 मोलर मास है, 44 इसने वो निकालने को नहीं बोला, इसने एक्चुअल निकालने को बोला है, ठीक है। मोलर तो उसको दिया होता है, मोलर सवाल में दिया होता है सामने, मोलर दिया होता है, मोलर निकालने को कभी नहीं बोलेगा, एक्चुअल निकालने को बोलेगा, ठीक है। अब मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं आपको। देखिए एक जो तरीका आपने सीखा अभी तक वो ये है कि अगर आपको एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, तो आपको क्या निकालना है? अब मैं लिख लेता हूं एक्चुअल, अब मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा ना, अभी तक एटॉमिक चल रहा था ना, तो अब मैं क्या लिखूंगा? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये होगा जी, ठीक है। बताइए रिलेटिव कितना आएगा इसका? सर कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन 2 थे तो हो गया 32 और 12 हो गया 44, कितना हो गया? 44। डिवाइड किससे कर दूंगा मैं? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दूंगा, आंसर मिलेगा, ठीक है ना। डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ओके। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आपका लग रहा है या इधर ही से कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। इसको 6 रख के चल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसको 6 रख के चल रहा हूँ, ठीक है। कितना आएगा? शाबाश, ठीक है। तो ये आएगा 7.30 इंटू 10 की पावर ये ऊपर लेके जाऊंगा तो -23 ग्राम, ये आएगा इसका एक्चुअल मास, ये आएगा इसका। अब इसी को मैं मोल के फॉर्मूला में पुट करता हूँ, देखना आप ध्यान से। मुझे बताइए आपने अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीखा था, बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर है? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल किसके बराबर था? गिवन मास बाई मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, यही था, ठीक है। अब मुझे बताइए इन सब चीज़ों में से ये दिया है, कितना दिया है? 1 मोल 1, ठीक है। मोलर मास आपको पता है, ठीक, ये भी पता आपको, तो फिर निकालने को क्या बचा?
गिवन मास। मुझे बताओ यहाँ से गिवन मास कितना आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे ही घुमाता हूँ मैं, देखो इधर ही देखो ना, कितना आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई मोलर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर Na, सही है ना? बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे रखा है? 1 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना आ गया? 44 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻20। सर बात तो वही है ना, ये बात तो वही है ना, 44 अपॉन दिस 44, बात तो वही है, सिर्फ निकालने का तरीका अलग है। अब ये तरीका सबसे इफेक्टिव कब है? जो ये मैंने अगला वाला बताया सर, ये तरीका सबसे इफेक्टिव तब है जब आपके पास, ये तरीका जब आपके पास मॉलिक्यूल एक से ज्यादा दिया हो। जब मॉलिक्यूल एक से, यहाँ तो मैंने 1 मॉलिक्यूल लिखा तो आपने डायरेक्टली ये पुट कर दिया, काम बन गया। जब मैं 3 मॉलिक्यूल लिखता तो फिर यहाँ पे आप देखते कि संभावना नहीं बन रही। हाँ, एट द एंड ये कर सकते थे सर, जो मास आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करता? या तो फिर ये फॉर्मूला लगा के चलूँ सिंपली कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस। मैं चीज़ों को सिंपल नहीं करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज़ों को ऐसे ही करना है आपको। अगर मैं बिल्कुल सिंपल करूँ, सिर्फ मोल निकालना सिखाऊँ ना, वो धोखा है आपके साथ कि गिवन मास में मोलर मास मेरे को आता है, वो उछल गया बच्चा, एग्जाम में आ गया, फंस गया। हर चीज़ सीखनी है और बहुत अच्छे से, ठीक है ना? तो इसलिए जितनी चीज़ें आ रही हैं सबको सब देखना पड़ेगा साथ में, ठीक है।